हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हैं और उस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको ये वीडियो क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी और इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इससे एक शॉर्ट तरीका या कुछ चीज़ें, कुछ नियम आपको देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से भले ही आप वीक हैं इंग्लिश में, ग्रामर आपकी वीक है, आप डू एज डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाते हैं, फिर भी करेंगे। कैसे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ब्लैंक फेल। ठीक है, आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है इस वर्ड को, LEST लेस्ट। लेस्ट जब भी आएगा, लेस्ट के बाद जो भी ब्लैंक आएगा उसके साथ शुड आएगा, तो आपको ये याद ही रखना है। ठीक है, तो आपको ये बात कैसे पता चल गई कि ये लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन ही होता है। अब अगर कभी भी लेस्ट वाला खाली स्थान आएगा और अदर वर्ड आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इसको हिंदी मीनिंग से नहीं करना है। ठीक है, आपका ये तरीका होना चाहिए। सेकेंड, ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक क्लासिकल म्यूज़िक। अब यहाँ फॉन्ड और ब्लैंक है, तो ये ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, विथ, ऑफ और टू। तो क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। अगर आप इसकी मीनिंग से इन वर्णों को फिल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे गलती होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो फॉन्ड शब्द है, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। इसके साथ और कौन सा शब्द है, एक शब्द और आप याद रखेंगे, डाई। क्या याद रखेंगे? डाई। ठीक है, और एक शब्द रखेंगे मेड। अगर ये शब्द आते हैं डाई, मेड या फॉन्ड, तो इनके बाद ऑफ ही लगाएंगे। तो आपने एक सिंगल सेंटेंस या इस खाली स्थान से ब्लैंक से आपने ये भी सीख लिया कि और कुछ वर्ड होते हैं क्या, और ये विशेष वर्ड ही होते हैं जिनके बाद ऑफ आता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, कैन आई हैव ब्लैंक कॉफ़ी। ठीक है, तो अब ये इसका जो रूल है वो क्या है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कहाँ से पता चला? क्वेश्चन मार्क से। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एनी। बट आपको अगर आपने वीडियो देखी है सम एनी की, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि कहाँ सम कहाँ एनी आएगा। और एक बात ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको हमें मिलेगा तो वहाँ एनी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? सम। है तो क्वेश्चन, तो आएगा क्या यहाँ पर? सम आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, एक सिंस और एक फॉर। एक सिंस और फॉर। अगर ये सिंस और फॉर लास्ट में आता है और उसके बाद कोई भी टाइम वाला वर्ड आता है, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, 4 डेज, 4 आवर्स, कुछ भी आता है, सिंस और फॉर आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें हैव वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन वाली? हैव वाली ही आएगी, है ना। चाहे वो हैव बीन हो, हैड बीन हो, हैज़ बीन हो, तो यहाँ 3 वर्ड आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ हैड होता तब भी सही होता, तो हैव, हैज़, हैड, 3 वर्ड को आपको याद रखना है और सिंस फॉर को याद रखना है। राइट, आगे चलते हैं। हिज ब्रदर इज़ ब्लैंक RJ। अब आपको आर्टिकल में भी आपको बताया है कि आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं। आपको इस वर्ड को हिंदी में लिख के देखना है। कैसे लिखना है? R और J। ठीक है, RJ। तो पहले जो साउंड स्टार्ट हो रहा है आ, उसमें क्या आ रहा? आ, वो हिंदी का स्वर है। हिंदी का स्वर, अगर हिंदी का स्वर है तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे? एन का। तो यहाँ क्या आएगा? एन सही आंसर होगा। दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, ब्लैंक ही फेल्ड, एंड बट एट। तो इसको भी आपको क्या याद रखना है कि 2 के साथ आपका यहाँ पर एट होगा। एट मतलब फिर भी। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो बच्चे थोड़ी बहुत जानते हैं उनसे बनेगा। ठीक है, तो इसकी बेसिस 22 के लिए आप आंसर क्या देंगे? शी नोज मी। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का क्या कर लेते हैं हम? सब्जेक्ट बना लेते हैं। और ये वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म की होती है तो इसके बाद एज एम आर का यूज़ करते हैं, तो आई के साथ तो एम आता है। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन, क्योंकि कोई भी पैसिव वॉइस होगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और मैन वर्ब के बाद हम बाय करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट आपको याद रखना है, नो अगर वर्ब आती है, ठीक है, कौन सी? नो अगर वर्ब आती है तो इसके बाद बाय नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? टू, और शी का क्या रख देंगे? हर। ठीक है, यही गलती होती है और इसलिए जानबूझ के सेंटेंस दिए जाते हैं। राइट। थर्ड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस है द बॉय इज़ माई कज़न, यू सा द बॉय इन द मार्केट। अब इसको आपको रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज में हुआ
से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, हु वेयर ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे? द बॉय, पहली सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे द बॉय। ठीक है, इतना लिखा। अब जो वर्ब आ गई वहाँ पे लगाया अपन ने कॉमा। अब आपको लिखना है यहाँ हु, क्या लिखेंगे? द बॉय इज माई कजन हुम, यहाँ पे क्या आएगा? हुम यू सा इन द मार्केट, यू सा, हुम यू सा इन द मार्केट, इन द मार्केट, फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया। इज माई ब्रदर, इज माई कजन, इज माई कजन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिलेटिव क्लॉज बनेगा। कैसे, आई बात समझ में? हालांकि ये सामान्यतः उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, बाकी और चीज़ें हैं जो कमज़ोर बच्चों के लिए है, आसानी से अपन कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? द बॉय हुम यू सा इन द मार्केट, लड़का जिसको आपने बाजार में देखा था मेरा कज़न है। ठीक है, माय। ओके, नंबर 3 पर आते हैं। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। एज सून एज का प्रयोग करके इसको अपन को क्या करना है भाई? कंबाइंड करना, फिर से लिखना है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? नो सूनर डिड, जहाँ तक भी ये नो सूनर डिड है, नो सूनर हैड है, वहाँ पर आपको लिखना है एज सून एज। क्या लिखना है? एज सून एज, राइट। एज सून एज लिखने के बाद अब डिड के बाद जो सेंटेंस है, अगर यहाँ डिड है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म की हो जाएगी। तो यहाँ पे द टीचर, क्या लिखा आपने? टीचर। एंटर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एंटर्ड। क्या हो जाएगी? एंटर्ड, क्योंकि डिड जब आप अलग करेंगे तो वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म की लगती है। द क्लास। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक, अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है? जहाँ देन लगा है वहाँ लगाएंगे हम कॉमा। देन जहाँ लिखा है उसको अलग करेंगे, लगाएंगे कॉमा, और उसको सेंटेंस को, सेकंड सेंटेंस को पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या लिखा? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये हो गया आपका नो सूनर डिड की जगह एज सून एज का यूज़, राइट। इसकी अलग से वीडियो अवेलेबल है। नो सूनर को हम एज सून एज में चेंज कर सकते हैं, उसकी एक अलग वीडियो है, और एज सून एज की जगह नो सूनर का यूज़ करना, उसकी भी एक अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, डिटेल। आई नो दैट ही इज़ एन इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें आपको ये पूछा है कि अंडरलाइंड जो क्लॉज है, ये सेंटेंस वो कौन सा क्लॉज है, तो इसका आंसर आपको सिर्फ नेम बताना है। तो आपको अधिकतर याद रखना है कि दैट से जो अधिकतर जो वर्ब के बाद या पहले दैट वाला सेंटेंस होता है वो नाउन क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज। क्यों होता है? क्योंकि वर्ब के जो बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, या वर्ब के पहले भी नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या है? ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव। अब इसका आपको नरेशन चेंज करना है। क्या लिखा है? चेंज द नरेशन, राइट। तो इसको नरेशन कैसे चेंज करेंगे हम? जब भी WH वर्ड से या क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है तो इस सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किससे? ही आस्क्ड मी। और अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कर हटाने के बाद आप जनरली क्या लगाते हैं? दैट, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं। जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जो WH से स्टार्ट होता है, जिसकी इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच में अगर स्टार्टिंग WH से है तो वो वर्ड एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर कोई भी अलग से कंजंक्शन दैट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है? अब हमें मालूम है कि ये सेकंड फॉर्म की है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म की होती है तो इसका टेंस भी चेंज होता है। उसके साथ आप यहाँ इंटेरोगेटिव की जगह कैसे लिखते हैं? अब यहाँ आप लिखेंगे अनुज, और ये डज डिड में चेंज हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। इस तो सेकंड पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट का तो क्या हो जाएगा? लिव्ड। ठीक है, लिव्ड, ये हो जाएगा आपका क्लॉज चेंज। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, वेयर अनुज लिव्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। बड़ा आसान सवाल है, इसके लिए भी अलग से वीडियो आपकी बनी हुई है और डिटेल में सिखाया गया है। हालांकि यहाँ हमें करना क्या है? इफ़ की जगह अनलेस का यूज़ करना है।
तो इफ़ की जगह अनलेस यूज़ करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम इफ़ की जगह अनलेस लगाते हैं तो इफ़ के साथ डोंट जो है, डू नॉट, डज नॉट या नॉट हट जाता है। तो हट जाएगा तो क्या बचेगा फिर, इफ़ यू वर्क हार्ड, क्या बचेगा, हार्ड। और एज इट इज़, बाकी सेकंड वाला सेंटेंस जो कहते हो, यू कांट पास दिस टेस्ट। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है। अगर आप इस वीडियो को या इन फिल इन द ब्लैंक्स डू एज डायरेक्टेड को 2-3 बार देख लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी जो कि पेपर में देखते ही आपसे बनेगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक आप अपने सहपाठियों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।